हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन द ओनली वेपन। तो हम लूसेंट का ज्योग्राफी कर रहे थे और आज की वीडियो में हम कॉन्टिनेंट करेंगे। ठीक है, लूसेंट में हम ज्योग्राफी में महाद्वीप पढ़ने वाले हैं और आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ महाद्वीप, कॉन्टिनेंट क्या है। तो पृथ्वी पर हमको सबसे बड़ा जो ज़मीन वाला भाग दिखाई देता है, स्थल भाग जिसको कहते हैं, मतलब पृथ्वी पे आपको दो चीज़ें दिखती हैं मेजरली, एक जो होता है जल और एक जो होता है थल, यानी वाटर एंड लैंड। तो लैंड का जो बहुत बड़ा भाग, अब ऐसे तो पृथ्वी पे दिखता नहीं है, पृथ्वी पे कैसे दिखता है बड़ा सा, मान लीजिए पृथ्वी का एक तरह से आप देखें ऊपर से, तो कुछ यहाँ पे आपको लैंड का भाग दिखेगा, कुछ आपको यहाँ पे लैंड का भाग, कुछ आपको यहाँ पे ज़मीन का भाग, कुछ आपको इस तरह से, और बाकी सब क्या है, जलमग्न है, जल से घिरा हुआ है। तो ये जो जलीय भाग है इसको हम बोलते हैं महासागर, क्योंकि छोटा मोटा भाग तो है नहीं जल का, ये नदी एक तरह से सागर है, बहुत बड़ा जल का भाग है। उसी तरह से ज़मीन का ये जो भाग है वो छोटा मोटा भाग तो है नहीं, बहुत बड़ा ज़मीन का भाग है, तो इसको हम बोलते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के 29 यानी 29 से लेकर 30% तक क्या है, महाद्वीप का विस्तार है। महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया से जो है अलग हुआ था। विवर्तनिक क्रिया एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिस्ट ने बताया था कि ये चीज़ें हुई थी, जैसे अलग होना। पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, चीज़ें थोड़ा पहले से जानेंगे। तो पृथ्वी पे सबसे पहले माना जाता है एक बहुत बड़ा लैंड मास था, एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था, एक तरह से कह सकते थे, जिसको पैंजिया कहा गया था, पैंजिया। ठीक है, और बाकी जो था ये पानी से घिरा हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, कह लीजिए एक तरह से माने तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे के सारे एक ही चीज़ में जुड़े हुए थे, एक ही जगह सटे हुए थे, ये मान के चलिए, मान लीजिए ये सटा हुआ है। फिर क्या हुआ, एक टाइम बाद क्या हुआ, इसमें दरार पड़ी। ठीक है, ये दो भाग में बटा। ठीक है, एक गोंडवाना लैंड हुआ और एक क्या हुआ, अंगारा लैंड हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड फिर और टूट के दो भाग में बट गया। मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका एक भाग बन गया, एक भाग आपका जो है यहाँ पे क्या बन गया, आपका यूरोप वाला भाग, एक एशिया बन गया, और ये वाला जो भाग था एक दक्षिणी अमेरिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, और इधर क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका, और ये नीचे थोड़ा सा बीच में जाओ अफ्रीका वाला भाग बन गया, और ये हमारा अफ्रीका से टूट करके फिर इंडिया का जो नीचे वाला भाग है ना, इस तरह से जो दक्कन वाला, वो निकल गया और ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो इस तरह से पहले एक पैंजिया हुआ करता था, उसको हम बाद में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले पैंजिया हुआ करता था, फिर ये बाद में टूटा तो ये दो भाग में बटा, फिर दो भाग में ये एक हमारा हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड भी फर्दर और टूटा तो हमारा नीचे का जो महाद्वीप है, जैसे कि आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, फिर बीच में अफ्रीका पड़ता है वो हो गया। फिर हमारा भारत का जो नीचे वाला भाग है, हिमालय वाला पोर्शन नहीं, जो हमारा नीचे वाला भाग, जैसे साउथ इंडिया जिसको हम कहते हैं, माने आपका तमिलनाडु कर्नाटका वाला पार्ट, जो दक्कन पोर्शन है वो हुआ। फिर उसके बाद बगल में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये बना, और ऊपर के पोर्शन में आपका ये उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और जो साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, वो सारा का सारा ऊपर में बना। तो इस तरह से पहले हुआ था, तो उसी को महाद्वीप विवर्तनिक थ्योरी बोला गया था। ठीक है, इसी के माध्यम से बताया गया कि कैसे महाद्वीप इस तरह से बने हैं। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसको 7 महाद्वीप क्षेत्रों में बांटा गया है। एक मैं आपको मोटा मोटी ऐसे बना के दिखाती हूँ रफली डायग्राम। ये देखिए, ये हमारा जो है इस तरह से क्या है, मान लीजिए ये एशिया है, यहाँ पे कुछ बहुत छिटपुट स्ट्रक्चर में जो है, मतलब बहुत फ्रेश स्ट्रक्चर नहीं है यूरोप महाद्वीप का, ये आपका यूरोप है, और इसके नीचे कुछ इस तरह से हमारा अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के बाद यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से ऐसे करके जो है ये हमारा उत्तरी अमेरिका का है, और इस तरह से यहाँ पे हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है छोटा सा। ठीक, और ये हमारा एशिया महाद्वीप से लगा हुआ हमारा इंडिया भी है यहाँ पे इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा 7 महाद्वीप टोटल है, और यहाँ पे नीचे जो है हमारा क्या है, अंटार्कटिका फैला हुआ है। अंटार्कटिका इज बर्फ़ का क्षेत्र कह सकते हैं, पूरा ठंडा, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर एकदम बहुत माइनस में रहता है, बहुत कम रहता है टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पे कैसे आपको मौसम होता है, एकदम ठंडा मौसम, बर्फीला मौसम होता है, बर्फ़ ही वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, कह लीजिए इस तरह से कहना से। तो 7 महाद्वीप इस तरह से हमारे इंडिया में, हमारा जो विश्व जो है इस तरह से, उसमें 7 महाद्वीप हैं, और हम किस में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत गया था, उसमें हम इंडिया में यहाँ पे रहते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, यही है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है, एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे, ध्रुवीय अन्वेषक और खगोल शास्त्री, उनको कह सकते हैं अल्फ्रेड वेगनर,
इन्होंने बताया था कि किस तरह से महाद्वीप जो है बहा, किस तरह से महाद्वीप बना था। मतलब महाद्वीप, मैंने जैसे बताया ना कि पूरे महाद्वीप एक साथ ही जुड़े हुए थे। मतलब तो इन्होंने ये बताया कि भाई कैसे एक महाद्वीप इधर उत्तर अमेरिका बन गया, तो एक आपका साउथ अमेरिका बन गया, कोई अफ्रीका बन गया, तो ये किस तरह से काम हुआ था। तो उसको जो है वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब कॉन्टिनेंटल जो मूवमेंट वाली जो गति है, कॉन्टिनेंट की मूवमेंट करने की जो गति है, उसको इन्होंने सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताया। और इस प्रक्रिया को लाखों वर्ष लग गए थे होने में। जैसे ऐसा नहीं था कि एक दिन में पैंजिया जो है टूट के 2 पार्ट में बटा, फिर 2 पार्ट से 4 पार्ट में बटा, नहीं, और 7 महाद्वीप बन गया, ऐसा नहीं। ये 7 महाद्वीप पैंजिया से बनने में ना लाखों वर्ष लग गए हैं, मिलियंस ईयर। ठीक। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, सबसे पहले सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसको पैंजिया कहा जाता है, जो मैं अभी बता रही थी। मतलब संपूर्ण पृथ्वी जो है उसमें एक बहुत बड़ा सा जो क्या है लैंड मास है, बहुत बड़ा स्थल का खंड है, जिसको पैंजिया कहा गया। ठीक। और ये जो पैंजिया है चारों तरफ से क्या हुआ, अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए अगर एक बहुत बड़ा ये गोला है, मान लीजिए गोला पृथ्वी, और इसमें ये जो है क्या है, ये आपका पैंजिया है। तो बचा हुआ पानी का भाग तो एक ही भाग होगा ना। अब पानी एक ही, जो सागर है उसको हम कोई एक ही नाम देंगे ना, एक ही सागर बोलेंगे। और अभी क्या होता है, अभी पृथ्वी किस रूप में है, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ वाले पानी को आप क्या बोलते हैं, अटलांटिक बोलते हैं। यहाँ वाले पानी को आप प्रशांत महासागर बोलते हैं। यहाँ के पानी को आप इंडियन ओशियन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह के बीच में के पानी को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते थे। पर उस वक्त क्या होता था कि मात्र पृथ्वी में एक बहुत बड़ा सा भूखंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड मास है, जिसको हम पैंजिया बोलते हैं। और बचे हुए पानी के भाग को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो पानी का बड़ा भाग है उसको हम पैंथालसा बोलते हैं, विशाल महासागर। ठीक है। तो 2 ही चीज़ें थी, एक था पैंथालसा और एक था पैंजिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पैंजिया है ये क्या हुआ, 2 भाग में टूटा। क्या बताया मैंने, अगर ये पैंजिया है ये तो एक ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। कहीं कहीं लॉरेशिया को अंगारा लैंड बोलते हैं, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ तो। आई एम सॉरी अगर मेरे से गलती हो गई है, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा था अंगारा लैंड ही कहते हैं, आगे हो सकता है इसमें बताया। तो लॉरेशिया ऊपर वाले भाग को कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। ठीक है। फिर उसके बाद से पैंजिया जो विभाजित हो गई, और स्थल जो, अब मान लीजिए ये था, ये क्रैक हुआ और ये 2 भाग में बटा, ये ऐसे, अभी ऐसे। ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये इधरी गति, ये हो सकता है ये कहीं इधर मूव करने लगा, ये कहीं उधर मूव करने लगा। तो हुआ क्या, यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह की वजह से उत्तर की ओर होने लगा, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल की प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रभाव जो है सूरज तथा चंद्रमा की ज्वारीय बलि के कारण हुआ और माना जाता है। और परिणाम स्वरूप महाद्वीप और महाद्वीप, देखिए इसका कहने का क्या मतलब, देखिए अगर हम पृथ्वी को इस तरह से देखें, ये बीच में हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आपका क्या इसको बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, सॉरी मैं मिस्टेक करी थी। ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। तो भूमध्य रेखा में आपको पता है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है और प्लवनशीलता भी ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा जब टूटा पैंजिया, तो पैंजिया का जो लैंड मास यहाँ पे आया वो किसकी वजह से आया, तो गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता के कारण आया। ठीक है। और जब पश्चिम की तरफ गया, यानी कि अगर हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये पश्चिम की तरफ वाले महाद्वीप हुए ना। तो पश्चिम की तरफ क्यों गया, ये सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। आपको पता होगा ज्वार और भाटा, मतलब देखते होंगे जब चांदनी रात होती है या रात में भी ऐसे भी, तो सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दिन में, और चंद्रमा के रात के आकर्षण बल के कारण सागर के पानी में बहुत तेज़ उछाल आती है, ये ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आता है। तो सागर का पानी जब ऊपर की ओर लहर मारता है तो इसको हम ज्वार कहते हैं, और जब नीचे की ओर लहर मारता है, मतलब वापस आता है, तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो ये पानी, क्योंकि पानी में, अब मान लीजिए एक जस्ट ये सपोज करिए आप कि ये एक नाव है, छोटा सा ऐसे नाव है और पानी में है, तो पानी में जिस दिशा में बहाव होगा उसी दिशा में तो ये नाव भी जाएगा ना। तो सेम उसी तरह से हमारा लैंडमास भी था, उसी तरह से हमारा महाद्वीप भी उस समय था। तो महाद्वीप जो है जिस तरफ हवा बहती थी, जिस तरफ पानी का बहाव होता था, उसी तरफ महाद्वीप भी जाते थे। तो सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा में महाद्वीप जो गए, ये सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण गए। ठीक है।
जो आपके पश्चिम साइड के महाद्वीप जो बने हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से कुछ जो है हमारा आज का जो आपको देखने को मिलता है विश्व का मैप, जिसमें जहाँ पे जो है महाद्वीप विस्थापित है, उस तरह से हमको ये जो नक्शा है वो इसी वजह से देखने को मिला। इसमें 2-3 फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये आपका ज्वारी बल है, फिर प्लवनशीलता वाली बल है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि कैसे महाद्वीप बने थे, क्या चीज़ें हुई थी। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ है सूर्य से उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। मतलब अगर हम लैंड की बात करें, सिर्फ मतलब ज़मीन की बात, तो ज़मीन में भी 30% क्या है, केवल एशिया है। और एशिया महाद्वीप से जो है 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखा जाते हैं, मतलब 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त रेखा जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका इक्वेटर जाता है, दूसरा कर्क जाता है, तीसरा आर्कटिक जाता है। कैसे? अगर हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है, और आपको पता है 23.5 अंश ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा होती है। और हमारा एशिया महाद्वीप इस तरह से कुछ फैला हुआ है। तो हमारा क्या क्या पास हो गया? इक्वेटर पास हो गया एशिया महाद्वीप से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो गया, और यहीं पे हमारा आर्कटिक वृत्त होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल में। तो ये हमारा आर्कटिक वृत्त, यानी कि 3 लाइन जो है इससे होकर गुजरती हैं। एशिया के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर, अभी मैंने बताया। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। अगर हम थोड़ा सा एशिया को विस्तार में इस तरह से पढ़ें, तो हमारा नीचे जो है ये इंडिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हमारा क्या है? ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। अगर हम पूर्व में देखें, इधर साइड देखें, तो हमारा क्या है? पूरा पश्चिम महासागर है, और प्रशांत महासागर है। अगर हम यहाँ ईस्ट साइड में देखें, और पश्चिम में देखें तो क्या हमको मिलेगा? यहाँ पे यूराल पर्वत के माध्यम से ये एशिया जो है यहाँ पे यूरोप से अलग होता है। तो यूराल पर्वत यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे कैस्पियन सागर, काला सागर, और यहाँ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर दिखेगा, जो कि क्या करती हैं? यूरोप की सीमा बनाती हैं, एशिया से यूरोप को अलग भी करती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन से सागर कहाँ पे। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो इस तरह से कुछ हमारा है, ये अफ्रीका है और ये हमारा एशिया का पोर्शन है, तो इसके बीच में हमारा लाल सागर है, स्वेज नहर जहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे, क्वेश्चन पूछ दे कि अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर है। काफ़ी व्यस्त नहर है, ये बनाया गया था इसलिए ताकि एशिया से और यहाँ पे जो है अच्छे से बिजनेस व्यापार किया जा सके समुद्री मार्ग से, क्योंकि बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था नाविकों को, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर। अगर हम मैप को जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे फोल्ड है, मतलब हम गोल रूप में अक्सर देखते हैं। अगर हम मैप को विस्तृत करके ऐसे देखें, फैला करके देखें, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एशिया है और यहाँ पे आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बेरिंग सागर मिलेगा, ठीक है, बेरिंग जल संधि, और यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा। तो अगर आपको पूछे बेरिंग जल संधि किन 2 महाद्वीप को अलग करती है, तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप को, ठीक है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है इसी एशिया में निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड, जैसे अंगारा लैंड, मैं अभी बता रही थी, मैं सही थी, अंगारा लैंड की ही बात कर रही थी मैं, जो रसिया और चीन का पोर्शन है ना, वो अंगारा लैंड स्थलखंड है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो कि हमारा प्रायद्वीप भारत है, जो मैंने बताया कि दक्कन वाला जो रीजन है भारत का, साउथ इंडिया, उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो ये दोनों भाग जो है एशिया में ही है। सबसे पुराना, मतलब कह सकते हैं सबसे पुराना स्थलखंड जो बना हुआ है वो यही है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, एक तो अरब का प्रायद्वीप है, एक दक्कन का प्रायद्वीप है, और एक इंडो चीन प्रायद्वीप है। कैसे? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आपका मिड वाला, जब मतलब तुर्की उर्की वाला जो रीजन है, ठीक है, ये यहाँ पे इराक ईरान वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, ठीक है। फिर आपका इंडो चाइना वाला जो रीजन इधर पड़ता है, इंडिया चाइना तिब्बत उब्बत वाला रीजन वो, फिर दक्कन वाला रीजन जो होता है यहाँ पे इंडिया वाला, इंडिया में दक्कन का, ये 3 मेन चीज़ जो है एशिया में पाए जाते हैं। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप स्थल मतलब ज़मीन का वो टुकड़ा, ज़मीन का वो भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। जैसे हमारा भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। कैसे? यहाँ पे भारत के इस साइड क्या है आपको बंगाल की खाड़ी है, इस साइड आपका अरब सागर है, इस साइड क्या है हिंद महासागर है। तो ज़मीन का वो टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक।
एशिया की नदियों को हम सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहते हैं। मतलब सबसे धर्म वगैरह सब यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नदी यहाँ पे है। मतलब अब देखिए, गंगा नदी है सिंधु की सभ्यता के लिए, मिस्र नदी है, ठीक है, फिर आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी चीज़ें हमारे एशिया में ही डेवलप हुई हैं। तो सबसे इसीलिए इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में है। और ख़ास बात याद रखेंगे, नेपाल में हम इसको माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको सागरमाथा बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत पठार कहाँ है? तो ये भी हमारे एशिया में ही है, जिसको हम तिब्बत का पठार कहते हैं। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और नहीं सॉरी, विश्व का छत हम सबसे ऊंचे पठार को कहते हैं, जो कि पामीर का है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये सबसे लंबा पठार था, सबसे मतलब ज़्यादा लंबाई में फैला हुआ, और जो ये सबसे ऊंचा पठार मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है ये, ठीक है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये 4,875 मीटर ऊंचाई पर स्थित जो है ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इसको हम विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक। 1 मिनट। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना। अभी दोबारा से जनसंख्या गणना तो नहीं हुई है, वरना इस वक्त क्लियर हो जाता कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला इस वक्त देश है, ठीक है, पर अभी जनगणना हुई नहीं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है। सबसे छोटा कौन है? मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है? पर किलोमीटर पे कितने लोग प्रेजेंट है उसके हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं, वो कौन सा है? सिंगापुर है। एशिया के अगर स्थल रुद्ध क्या कहते हैं? देखिए, ज़मीन का वो भाग जो कहीं से भी पानी से न टच हो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर हम उसको देखें, हमारे यहाँ मान लीजिए अगर हम हरियाणा को देखें, ठीक है, तो हरियाणा एक ऐसा राज्य हो जाता है जो किसी पानी से नहीं टच होता। वो उसके आजू बाजू केवल क्या है? स्थल ही, ज़मीन ही है। मतलब उसके आजू बाजू यूपी मिल जाएगा आपको, राजस्थान मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, उत्तराखंड मिल जाएगा, पर उसके अगल बगल कहीं भी पानी से टच नहीं होता। जैसे केरल है, पानी से टच होता है, तो केरल लैंड लॉक स्टेट नहीं होगा, पर हरियाणा क्या हो जाएगा? लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा। तो एशिया के स्थलरूप देश जो हैं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ये सारे के सारे जो स्थलरूप देश हैं, लैंड लॉक जो कंट्री हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है कजाकिस्तान है, जबकि मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश है, और यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश है, ठीक है। लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र स्थल, अगर आपसे पूछ दे लाओस कहाँ का एकमात्र स्थलरूप देश है, कहाँ का एकमात्र लेखन, तो ये हमारा साउथ ईस्ट के साइड में है। ये इसके पहले क्या था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है, और जो कि चाइना में है, और अधिकतम गहराई वाली कौन सी है? मृत सागर है, जो कितनी गहरी है? 397 मीटर गहरी है, ठीक, डेड सी। एशिया में जो फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसको मेरियाना गर्त बोलते हैं, मतलब सबसे गहरा। अब सबसे अंतिम चीज़ छोर क्या होती है पृथ्वी में? अगर हम देखें तो आपका सी लाइन होगा, ठीक है, समुद्र सतह होगा, और सतह में सबसे गहराई का जगह कौन सा है? मेरियाना गर्त है। 11,022 मीटर गहरा है, ये बहुत गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें, कंफ्यूज नहीं होना, ये झील की बात हो रही है, ये गर्त की बात हुई है। तो गहरी झील बैकाल झील है, 1940, ये भी हमारे इसी में है। एशिया में समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? आंतरिक सागर, कैस्पियन सागर है, जो कि आपका जो है 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस के एशियाई भाग को हम क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। कहने का मतलब है, जब आप एशिया महाद्वीप को देखते हो इस तरह से, यहाँ इंडिया है, ये इस तरह से फैला हुआ है, और ये हमारा पृथ्वी है, तो नॉर्थ में पड़ता है एशिया का ऊपर वाला भाग, तो यहाँ इस भाग को हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। बैकाल झील, कैस्पियन सागर इसी पार्ट में पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपकी येनिसी, लीना जैसी कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ जो है बहती हैं। और जो ऊपर का हमारा ये महासागर है ना, आर्कटिक महासागर है, और इनका ये जो नदियाँ अंदर अंदर बहती हैं लैंड के भाग में,
कॉन्टिनेंट में, इनका मुहाना जो है ये सागर में कहाँ से मिलती हैं, आर्कटिक महासागर में मिलती है। तो जब बहुत कोल्ड रीजन होता है, जब बहुत सर्दी का टाइम होता है, तो क्या होता है, इनके मुहाने जो हैं जम जाते हैं। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील पैगोंग झील है। ठीक है, पैगोंग झील हमारे इंडिया में ही है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसकी खासियत क्या है पैगोंग की, कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये कोई अकेला खारे पानी का झील नहीं है, बल्कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, तो 4267 मीटर पे। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम चेरापूंजी, भारत में ही है। जो मासिनराम जो है मेघालय में स्थित है, ये है। और इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। अब ये रिकॉर्ड किया गया है कि भाई मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 11,405 मिमी। ठीक है, इतनी बारिश होती है, तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब आप ये देखो एशिया कॉन्टिनेंट किस किस मामलों में नंबर 1 पे है, कौन कौन सी खासियत है, यहाँ हमें ये देखना है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है, जो कि हमारे कहाँ है, एशिया में ही है। चीन के जिंघाई प्रांत से शुरू होकर, जिंघाई जो स्टेट है वहाँ से शुरू होकर चीन के लहासा तक फैला हुआ है ये रेलवे लाइन, जो सबसे क्या है, ऊंचा रेलवे लाइन है। और इसकी ऊंचाई है 5072 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ये कहाँ है, श्रीलंका में। इसका नाम याद रखेंगे, गंगा जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, और यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी उसका नाम क्या है, महावेली गंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली में है, कर्नाटक में, भारत में स्थित है, जो कि 1507 मीटर क्या है लंबाई है। इसकी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है, तो सिद्धरूड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक, भारत में है। ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि भाई हमारे यहाँ सबसे लंबा, नॉट बड़ा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे पहले जो है तत्कालीन जो भारत के उस वक्त महासर्वेक्षक थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम जो क्या रख गया, एवरेस्ट पड़ गया। इन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था, मतलब एवरेस्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उसको इन्होंने एक्चुअली में पता लगाया था। वे 1830 से 43 तक भारत के महासर्वेक्षक, मतलब सर्वे वगैरह करते थे, क्या चीज़ें, क्या जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे भारत में, वो सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है ये जो टाइमिंग थी अंग्रेज़ों का था, हमारे टाइम में, हमारे इंडिया में इस वक्त अंग्रेज़ पूरा अपना वर्चस्व बनाने में वो हो चुके थे, इसलिए उनके यहाँ से साइंटिस्ट वगैरह भी इंडिया में प्रॉपर आते रहते थे और ये सारी काम करते रहते थे। ठीक है, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम जो है एवरेस्ट पड़ा था, और ये उस वक्त इस टाइम में जो है महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की जो चोटी को चोटी नंबर 15 कहा जाता था। उस वक्त जब तक इसका नाम नहीं रखा गया था तब इसको चोटी 15 कहते थे। क्यों? अब ये लोग जो अपना सर्वे वगैरह कर रहे होंगे तो हो सकता है किसी पर्वत को चोटी 1 बोल दिए होंगे, चोटी 2, चोटी 3, इस तरह से, तो ये चोटी 15 कहा जाता था। बाद में इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट पड़ा। ओके, एवरेस्ट की स्थिति की अगर बात करें तो 86 डिग्री 55 मिनट और 40 ये पूर्व अक्षांश पे है। ठीक है, पूर्व में है, और अक्षांश पे उत्तर में कहाँ पे है ये, एक देखिए, एक होता है देशांतर, एक होता है अक्षांश। तो देशांतर पर ये 86 डिग्री 55 मिनट पूर्व में है। ठीक है, मतलब कि इस साइड में है, पूर्व में, पूर्व मतलब ये ईस्ट हो गया। और अगर हम अक्षांश की बात करें, यानी ये हमने अभी लॉन्गिट्यूड की बात की थी, देशांतर की, अब हम अक्षांश की बात करेंगे। ये हमारा अक्षांश लेटा हुआ जो होता है वो क्या होता है, देखिए, लेटा हुआ लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड मतलब उसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश, और जो लंबा होता है लॉन्गिट्यूड, वो हमारा देशांतर होता है। तो देशांतर पे ये यहाँ पर स्थित है, और अक्षांश पर 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड पे, ये सेकेंड नहीं 16 पे ये उत्तर में ये क्या है स्थित है। तो ये इसकी स्थिति है अक्षांश और देशांतर के मामले में। पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में इसकी जो एक एक्यूरेट मापी गई थी वो है 8,848 मीटर। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की, क्योंकि आपको पता है जैसे जो हिमालय पर्वत है ना, वो वलित पर्वत है। वलित पर्वत कहने का मतलब फोल्डेड माउंटेन है, और वो अभी भी क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, मतलब वो अभी भी नॉर्थ की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। मतलब आपको पता होगा शायद कि हर साल जो है हिमालय की ऊंचाई जो है
कुछ सेंटीमीटर तक क्या होती है, शिफ्ट होती रहती है, ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो उस समय जो है 1954 में देखिए 8,848 मीटर था, तो 1999 में ये 8,850 मीटर हो गया। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं, कोमोलंगमा बोलते हैं, यानी बर्फ़ की देवी बोलते हैं, कोमोलंगमा। और नेपाल में इसको सागर माता बोलते हैं, यानी ब्रह्मांड की माता। और पृथ्वी का इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये इसके सब नेम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो हैं और तेंजिंग नोर्गे ये 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे पहले किस मनुष्य ने पैर रखा था माउंट एवरेस्ट पे, तो हिलेरी और नोर्गे ने। और नोवांग गोम्बू पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। ये पहली बार पहुंचे थे, ये 2 बार चढ़ने का इनके पास रिकॉर्ड है। 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान, मतलब एक जत्था जाता है पूरा, अकेले तो कोई चला नहीं जाएगा एवरेस्ट पे, तो एक टीम जाती है। तो जो नोवांग गोम्बू थे सबसे पहले अमेरिकी टीम के साथ गए थे। कब गए थे, 63 में, और 65 में इंडियन टीम के साथ गए थे। ठीक है, नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के ही भतीजे थे। जिम विटकर की बात करें तो ये पहले अमेरिकी थे जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। ओके, अगर हम महिला की बात करें तो जुंको तंबई सबसे पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1975 में। कहाँ की थी, तो जापान की थी। हमारे भारत की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो 1984 में पहली महिला बछेंद्री पाल थी, जो कि भारत द्वारा जो है पहली महिला जो एवरेस्ट पे शिखर पे चढ़ी थी। अगर हम फू दोरजी की बात करें तो पहले व्यक्ति थे जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़े। आपको पता है ऊंचाई पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और फू दोरजी पहले इंसान थे जो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के चले गए थे एवरेस्ट पे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही जाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है। फू दोरजी की ये खासियत है। कामी रीता शेरपा जो है ये नेपाल की हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है एवरेस्ट पे चढ़ने की जो है इनके पास उपलब्धि हासिल है, इनको नेपाल के हैं। और 23 बार मई 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ने में ये सफल हुए। और कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में चढ़ी थी, और इन्हें चोटी पर पहुंचे थे। और मतलब 2019 तक ये 23 बार चढ़ चुके हैं। ये कितनी खास बात है, बहुत ज़्यादा। 23 बार चढ़ना बहुत आम बात नहीं है। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन है, तो ये पुरुष हैं, अमेरिका के हैं। 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में पहुंचने वाले जॉर्डन रोमेरो, जो कि 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़े थे। ये तो हो गया 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष, मतलब लड़का। और सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली लड़की कौन सी थी, तो ये भारत की है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि ये भारत की लड़की है। मालवेद पूर्णा आंध्र प्रदेश की लड़की है। 25 मई 2014 को ये शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। एवरेस्ट में सबसे विश्व की कम उम्र की लड़की, इसका दर्जा हमें प्राप्त है। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले भारतीय पुरुष कौन है, राघव जुनारजा, मुरादाबाद यूपी के हैं। और ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में भी सफलता क्या की थी, प्राप्त की थी। ओके, इनके साथ स्कूल लॉरेंस के भी 5 बच्चे थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम थी, मतलब ये स्कूल की एक टीम गई थी। राघव जुनेजा हैं जो मुरादाबाद यूपी के, ये 5 बच्चों के साथ एक टीम में गए थे। तो इस पहली स्कूल टीम है जो कि एवरेस्ट पर गई थी। अर्जुन वाजपेयी वो नोएडा यूपी के 16 वर्ष की अवस्था में गए थे। तो इस तरह से कुछ खास बातें हैं। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, तिब्बत की ओर से चढ़ने पर। अदरवाइज दूसरे साइड से चढ़ने पर कम एज या अधिक एज को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जिनके पैर नहीं थे, मैन मेड, मतलब कृत्रिम पैर के साथ वो जो है 1998 में एवरेस्ट फतह किए थे। कितनी बड़ी बात है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित पहले व्यक्ति जो थे क्रिस बॉम्डियर थे, डेनवर अमेरिका के थे, जो 22 मई 2017 को एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल किए थे। माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। किसने, इस क्रिस बॉम्डियर ने। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ये हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है। हीमोफीलिया मतलब होता है अगर आपका बॉडी कहीं पे कट गया तो ब्लड रुकेगी ही नहीं, ये जेनेटिक बीमारी होती है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति जो है चढ़े थे, बहुत बड़ी बात है ये। अब हम एशिया के बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं। चीन विश्व का सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है, ये इसी में महारत हासिल है।
विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। वाह। विश्व का सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश हमारा भारत है। भारत में पोस्ट ऑफिस बहुत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ अगर देखें, आपको प्रशांत महासागर का मैं लोकेशन बताती हूँ। देखिए, ये अगर एशिया को साइड से आप देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया मिलता है। इधर साइड आपको मिलता है आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ मिलता है आपको साउथ अमेरिका। तो ये जो बीच में जो पानी वाला क्षेत्र है, महासागर है जो, इसी को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ओके, तो प्रशांत महासागर में कहाँ कहाँ की नदियाँ गिर सकती हैं? देखिए, उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, एशिया की, और ये ऑस्ट्रेलिया की। तो कौन कौन सी नदी है? होंगो है, आमूर है, शिक्यांग है, यांगसी क्यांग है। ठीक है। अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश की बात करें तो साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। भूमध्य सागरीय जलवायु की मतलब आप समझिए मेडिटेरेनियन एक सी है। ये भूमध्य सागर इक्वेटर की बात नहीं हो रही है। भूमध्य सागर मतलब एक मेडिटेरेनियन सी है, उसको भूमध्य सागर ही कहा जाता है। कहाँ पे है? आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में इस तरह से कुछ यहाँ पे पाया जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो उसके पास के कुछ देश हैं जैसे साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। वहाँ पे भूमध्य सागर की वजह से क्लाइमेट में अच्छा खासा चेंज हो जाता है, तो उससे प्रभावित होने वाले ये कुछ देश के नाम हमने देखे। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा, इंडोनेशिया वाला। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश कौन से हैं? बांग्लादेश और भारत। यानी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है और गन्ना भारत उत्पादन करता है, गन्ना का सबसे ज़्यादा। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? तो जापान। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक तरह से महाद्वीप ही, एक मतलब कह सकते हैं आइसलैंड की तरह है जापान। अगल बगल पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जल विद्युत किसने उत्पन्न किया है? एशिया में जापान ने। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9,438 किलोमीटर है, और ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसका नाम बस याद रखेंगे कि कौन सा एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, तो ट्रांस साइबेरियन। ये नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, बट याद कर ले तो और अच्छी बात है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सिकन, जो कि जापान में है। 53.85 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी गहराई जो है कितनी है? 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है भाई? उत्पादन भी करता है, निर्यात भी करता है। तो थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। एशिया के देश चीन में आपको तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान की ख्याति प्राप्त है। मतलब चाइना आपको गेहूं में, चावल में, तंबाकू में नंबर 1 पे स्थान पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खजूर विश्व में कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन और इसको एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों में इराक के द्वारा किया जाता है, जो कि एशिया में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान हासिल है। किसको? जापान को, जो कि हमारे एशिया में है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक मतलब नेचुरल रबर उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड भी एशिया में ही है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया में सबसे ज़्यादा टिन उत्पादन होता है। और ये उत्पादन करना और एक्सपोर्ट करना दो अलग चीज़ होती हैं। आप उत्पादन करके खुद ही यूज कर जा रहे हो तो तब तो आप क्या ही एक्सपोर्ट करोगे, पर मलेशिया आपका क्या है? उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। मलेशिया के इपोह, जो कि किंता केलोंग घाटी है, वहाँ पे टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है? इजराइल में तिरत जवी है। तथा सबसे ठंडा स्थान क्या है? बर्खोयांस्क है, जो कि साइबेरिया में है। अगर तिरत जवी की टेम्परेचर की बात करें तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और साइबेरिया बर्खोयांस्क की बात करें तो -69 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इतना ठंडा। तो बर्खोयांस्क को पृथ्वी का हम कोल्ड पोल भी कहते हैं, शीत ध्रुव भी कहते हैं। तीसरा ध्रुव किसको हम बोल रहे थे? तो हिमालय पर्वत को बोल रहे थे। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर है। मैंने आपको बताया कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर हमारा जो यूरोप के पास है उसको, और यहाँ से जो अफ्रीका इस तरह से है ना, इस तरह से ये बीच में ब्रेक हो गया, यहाँ पे लाल सागर स्थित है मिस्र के पास। तो वो लाल सागर को भूमध्य से जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है। ये सबसे बिजी नहर कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है बिजनेस जो व्यापार यहीं से होता है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक। सिनकोना क्या होता है? सिनकोना से छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं अच्छी खासी। आई थिंक डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए दवा बनती है, मुझे क्लियर नहीं पता आ रहा है। हाँ, नीचे दिया तो है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है।
बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। इंडोनेशिया में ही बाडुंग कोई जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिनकोना का उत्पादन होता है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। इसको पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एशिया में सबसे ज़्यादा विश्व का जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। ठीक है। विद्युत उत्पादन भी, जल से विद्युत उत्पादन में भी जापान नंबर 1 पे है और जलयान बनाने में भी नंबर 1 है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की योडो नदी है जो यहाँ के मिलों के लिए क्या कराती है? जल उपलब्ध है। देखिए, जहाँ पे पानी का सोर्स रहेगा वहीं पे कोई बिजनेस ग्रो कर सकता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए नदी कौन बेस्ट है, मतलब कौन सी नदी जल उपलब्ध कराती है? योडो नदी। तुर्कीये जो कि अंगोरा, तुर्कीये की जो एक अंगोरा जाति है उसकी बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनसे श्रेष्ठ किस्म के मोहरे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछते कभी अंगोरा जाति किसकी है, तो बकरी की जाति है। कहाँ की है? तुर्की की है। किस लिए फेमस है? मोहर ऊन के लिए। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी है जो कि अफीम की खेती के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सी घाटी? इजमिर की घाटी। आर्कटिक और प्रशांत की बात करें तो इनको जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य क्या होता है? देखिए, बहुत बड़े पानी के सोर्स को, मतलब मान लीजिए बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और ये भी बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, इन दोनों को एक पतली सी जो वाटर बॉडी है जब जोड़ती है तो इसी पतली वाली वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। तो 1 मिनट, इसको हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। तो कौन सी जल डमरू मध्य है? बेरिंग। जापान की नागासाकी, आपको नागासाकी पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी जो कि वो एटम बम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे 1946 में वो फायरिंग वो की गई थी एटम बम। तो अभी तक उसका जो है रेडिएशन का असर रहता है। तो जापान का जो नागासाकी शहर है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये लोग चाय का एक विशेष जो है त्यौहार ही मनाते हैं, उसको बोलते हैं चा नो यू। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से के समानांतर है, जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, इसी के पैरेलल जाती है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। तो सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान में, जो कि हमारे एशिया में ही है। पाकिस्तान को नहरों का भी देश कहते हैं और बांग्लादेश को जो है नदियों का देश कहते हैं। कुछ पॉइंट याद रखेंगे। म्यांमार किस लिए फेमस है? तो अपने सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है। और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं, जो कि एक गोल्डन त्रिभुज बनाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। यहाँ हमने एशिया महाद्वीप पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।